नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। राम मंदिर डोनेशन लूट कांड में जो ताज़ा डेवलपमेंट है, उसमें पहले तो एसआईटी की जो समय सीमा है, वो बढ़ा दी गई है, 15 दिन और बढ़ गई है। दूसरी जो बात है कि जो अविनाश शुक्ला हैं, जो एक्यूज़्ड हैं, जो जेल के अंदर जुडिशियल कस्टडी में हैं, उनके घर से एक राम राज्य कोष बरामद हुआ है, जिस पे पेटीएम का कोड लगा हुआ है। उनके घर से पहले 14 लाख बरामद हो चुका है। तीसरा जो सवाल आया है कि जो सुरक्षाकर्मी थे, यानी कि जो 400 सुरक्षाकर्मी पूरे कैंपस की निगरानी कर रहे थे, जो एसआईएस नाम की संस्था के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है और प्रति वर्ष 12 करोड़ से रुपए से ज्यादा उनको भुगतान किया जाता है। वो सब उनकी भूमिका पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर उनकी फीड का क्या हुआ? उनकी फीड को डिलीट कर दिया गया, मैनेज कर लिया गया, या फिर वो सुरक्षा क्या कर रहे थे, किसकी सुरक्षा कर रहे थे? और ये सारी जब लूट हो रही थी तो उनके सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो रहा था। जो सुरक्षाकर्मी थे वो क्या कर रहे थे? इसके अलावा एक वाराणसी की जो सुरक्षा एजेंसी है, उसके भी लोगों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो एसबीआई ने जिन लोगों को रिक्रूट किया था। इन सारे सवालों के अलावा जो राजनीतिक सवाल अब जो खड़े हो गए हैं कि जिस तरह से आस्था विश्वास की लूट हुई है, उसके बाद जिस तरह से एक फुटबॉल चल रहा है यूपी की पॉलिटिक्स में, उसमें बीजेपी क्राइसिस मैनेजमेंट करते हुए क्यों नहीं दिख रही है? बीजेपी की रणनीति क्या है? क्यों योगी आदित्यनाथ या फिर चंपत राय या फिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ऊपर एक तरह से जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप और जिस तरह से जनता का गुस्सा, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लोग जो छीटाकशी कर रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां उनके ऊपर सवाल उठा रही है, उसमें बीजेपी उस तरह से डिफेंड करते हुए नहीं दिख रही जिस तरह से बाकी मामलों में डिफेंड करती है। तो ये सारे सवाल हैं, क्या योगी आदित्यनाथ को अकेले छोड़ दिया गया है? क्या राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के लोगों को अकेले छोड़ दिया गया है? उन्हें खुद से निपटना होगा, खुद से जनता के सवालों का जवाब देना होगा, या फिर दिल्ली और यूपी की लड़ाई में कुछ न कुछ रस्साकसी चल रही है? इन सवालों को हम समझेंगे आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट आर राजगोपालन साहब जुड़ रहे हैं, जो कि सरकार की तरफ से सरकार का जो पक्ष है या फिर सरकार क्या सोच रही है दिल्ली और यूपी में, उसको हमें बताएंगे। इसके अलावा सुनील शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अंशु नेथानी जुड़ी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं दिल्ली से। और अयोध्या से जुड़ रहे हैं इंद्रभूषण पांडे। लेकिन शुरुआत करते हैं इंद्रभूषण पांडे आपसे, क्योंकि आप अयोध्या से हैं। जांच की जो स्थिति है उसमें जो ताजा खुलासे हैं वो क्या खुलासे हैं, और किस डायरेक्शन में जांच चल रही है? आपको लगता है कि सेटिस्फैक्टरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या लीपापोती चल रही है? देखिए, जांच में खुलासा तो कुछ हो नहीं रहा है। जांच में न तो पुलिस कुछ बता रही है और न तो ट्रस्ट कुछ बता रहा है। सब हवा में जिसके जो मन में आ रहा है वो चला दे रहा है, और किसी चीज का कोई खंडन नहीं हो रहा है। नहीं तो खंडन ना होना हम भी एक तरफ से कई बार ये होता है कि जो चल रहा है सही चल रहा है, क्योंकि इस नहीं व्यवस्था नहीं, में सही नहीं, अगर आप कुछ नहीं गलत चलाएं नहीं, तो तुरंत खंडन हो सही जाता है। नहीं, गलत चला है तब भी नहीं खंडन हुआ है। हम एक उदाहरण आपको देते हैं। चंपत राय का इस्तीफा, देश का कोई मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जिसने ये न चलाया कि चंपत राय ने मिश्रा ने त्याग पत्र दे दिया। मैं अकेला हूं कह रहा हूं, कभी तक नहीं त्याग पत्र दिया है, अभी तक नहीं त्याग पत्र दिया है। अगर अगर त्याग पत्र दिया है तो कोई लेकिन हमको ये तो बतावे कि वीएचपी के प्रेसिडेंट आलोक कुमार का स्टेटमेंट है, और जो यूपी के सूचना जनसंपर्क को देखते हैं उनकी तरफ से सब पत्रकारों सब को। सब भरमाने के लिए है। हमारा ये सवाल है कि चंपत राय ने त्यागपत्र दिया किस तारीख को दिया? चंपत राय ने त्यागपत्र दिया किसको संबोधित है? चंपत राय ने त्यागपत्र दिया तो त्यागपत्र देने के क्या कारण दर्शाए हैं? और चंपत राय ने किसको दिया त्यागपत्र? कहां है त्यागपत्र? वो बतावे कोई। चंपत राय ने क्या इसलिए त्यागपत्र दिया है कि अब उन्हीं को सीईओ बना दिया जाए? चंपत राय ने क्या ये त्यागपत्र दिया है कि हमसे चूक हुई है? चंपत राय ने क्यों त्यागपत्र दिया है? कुछ कारण दिखाएंगे। और किसको दिया है? तो आप पीएमओ कह को रहे हैं कि दिया चंपत है। राय का भी इस्तीफा नहीं हुआ है, ये सब मैं झूठी खबरें चल रही हैं। जो कह रहे हैं कि त्यागपत्र हुआ है, हमारे 3 सवाल का जवाब देंगे। चंपत राय ने त्यागपत्र किस तारीख को दिया? चंपत राय ने त्यागपत्र किसको संबोधित किया है? चंपत राय ने कारण क्या दिखाया है त्यागपत्र देने का? बतावे कोई। और या त्यागपत्र की कॉपी दिखा दे।
इस त्याग पत्र की जो विज्ञप्ति जारी की है वो कोषाध्यक्ष ने जारी की है। कोषाध्यक्ष कौन होता है? अब तक सारी विज्ञप्ति चंपत राय की तरफ से जारी होती थी, अब कोषाध्यक्ष विज्ञप्ति जारी करेंगे। कोषाध्यक्ष को सबसे पहले त्याग पत्र देना चाहिए था। कोष की लूट हुई है, कोषाध्यक्ष को त्याग पत्र न दे करके वो चंपत राय अनिल मिश्रा के त्याग पत्र की विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, वो भी बगैर सिग्नेचर के। उस विज्ञप्ति में कहीं नहीं है कि चंपत राय ने कब त्याग पत्र दिया, क्यों त्याग पत्र दिया, किसको त्याग पत्र दिया। नंबर 1। नंबर 2, पुलिस आज तक अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही है कि हमने कहां छापा डाला, किससे क्या बरामद हुआ, किससे क्या बरामद हुआ। आज एक बक्से की जिस पर QR कोड है उस पर खबरें चल रही हैं कि पुलिस ने जब्त किया। हम कह रहे हैं पुलिस ने नहीं जब्त किया, वह बक्सवा नहीं उस मुलजिम का है। वह मुलजिम वो जो योग सेंटर है, योग सेंटर चलाते हैं डॉक्टर चैतन्य है। डॉक्टर चैतन्य के योग सेंटर में वह किराए पर रहता था। वह बक्सा योग सेंटर का है और वही एक बक्सा नहीं है उस हाल में, और वही अकेला नहीं रहता था, उसमें और बड़े बड़े बक्से हैं। पुलिस अगर ले गई है तो आज भी वो बक्सा वहां क्यों पड़ा है और मीडिया जाकर के दिखा रही है, उसका विजुअल ले रही है। इसी तरीके से अधिवक्ता संघ की खबर चली कि अधिवक्ताओं ने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि अयोध्या छोड़ दें और नहीं तो घेर लिया जाएगा अयोध्या। ये भी झूठ है। अधिवक्ताओं ने एक प्रस्ताव दिया इस मुद्दे पर, अब साधारण सभा की बैठक हो गई। स्वाभाविक है कि जो प्रस्तावक हैं या जो अन्य है वक्ता, वो अपनी बात रखेंगे। एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक अधिवक्ता राज कपूर सिंह यह भाषण दे रहे हैं, यह विचार व्यक्त कर रहे हैं, और वह भी प्रस्ताव की शक्ल में नहीं है। यह विचार व्यक्त कर रहे हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और वो राव अगर अयोध्या 3 दिन में नहीं छोड़ देते हैं तो अधिवक्ता घेर लेगा, पूरी अयोध्या जाम कर देगा। यह राज कपूर सिंह अधिवक्ता का विचार है और वह भी प्रस्ताव की शक्ल में नहीं है। इसी तरीके से तमाम अधिवक्ताओं ने विचार दिए। विचार देने के बाद उसमें जो जो प्रस्ताव की शक्ल में आया उस पर विचार करके फिर एक रेजुलेशन पास हुआ, और अधिवक्ताओं का रेजुलेशन ये पास हुआ कि इसकी निंदा की, 8 जो जेल भेजे गए हैं उनकी पैरवी न करने का निर्णय लिया। साथ ही साथ 10 अधिवक्ताओं का एक पैनल गठित किया गया जो उनके खिलाफ पैरवी करेगा, और जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो पैरवी करेगा। यही इतना प्रस्ताव है। इंदुभूषण खबर बन गई कि चूंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं, काफी महत्वपूर्ण चीजें कह रहे हैं, और चूंकि 24 घंटे का जो न्यूज साइकिल होता है उसमें चैनलों को चलाने के लिए खबरें कई बार प्लांट भी करनी पड़ती है। और जिस बक्से की बात हो रही है उस बक्से के बारे में तो खुलासा हो गया कि वो बक्सा वहां पे कई सालों से पड़ा हुआ है, और वो उस योग सेंटर में जो उनके डॉक्टर चैतन्य हैं उन्होंने। हाँ हाँ जी, लेकिन अब जो सवाल है आपसे, जो दर्शक को थोड़ा सा ये जानकारी दीजिए कि अब जो स्थिति है उसमें जो बाकी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है? 6 तारीख को जो बैठक होनी है उससे पहले ये सब इस्तीफा देकर जाएंगे, या फिर लीपापोती की कार्रवाई चल रही है वही लीपापोती होगी? कुल मिलाकर उन सब की क्या स्थिति है? क्योंकि सबसे बड़े जो गुनाहगार माने जा रहे हैं वही 3 लोग, अनिल मिश्रा, चंपत राय और तीसरे व्यक्ति के ऊपर ठीकरा है। जी जी, अब शॉर्ट में हम बता दें, चोरी कहां हुई है? राम मंदिर में हुई है। इसका कस्टोडियन कौन है? ट्रस्ट है। चोरी किसने की है? अब तो 1 महीना हो गया, तो सब सामने आया। चोरी किसने की है? ट्रस्ट के अपने लोगों ने। ये कौन कह रहा है? यह ना आप कह रहे हैं ना हम कह रहे हैं, यह भी ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं। कौन कह रहा है? किसने कहा? महिपाल सिंह ने कहा, जो वहां लेखाधिकारी थे। और महिपाल सिंह ने कहा ये चोरी आज की नहीं है, ये 2020-21 से चल रही है। और मैं वहां प्रभारी था और मैंने पकड़ा था, चंपत, ये महिपाल का कहना, मैंने पकड़ा था एक ही बक्से में शक होने पर एक
एक बक्से की रिकाउंटिंग करा लिया गड्डियों की, तो 5 लाख रुपए मिला। उनका ये कहना है कि उन्होंने ये बात चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को बताई। इन लोगों ने उस पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हीं को हटा दिया। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये कोई समाचार पत्र थोड़ी कह रहा है, यह आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का आदमी जो ट्रस्ट द्वारा तैनात किया गया था वो कह रहा है। दूसरा, दीनानाथ वर्मा इंजीनियर, जिनको राम मंदिर निर्माण शुरू होने के पहले ही चंपत राय ने बुला लिया था, उनका ये कहना है, वो कह रहे हैं कि यहां जब कार्य शुरू हुआ तो एक कार्यालय बन रहा था, उसमें लकड़ी के काम थे। लकड़ी के काम का जो एग्रीमेंट हुआ ठेकेदार से और ट्रस्ट से, उस पर चंपत राय के दस्तखत हैं, उस इंजीनियर का कहना है। और जब काम पूरा हो गया तो उसने जब बिल दिया तो जैसे 10 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था तो 14 रुपए का दे दिया। तो उन्होंने कहा यार 10 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट तुम 14 का कैसे दे रहे हो? तो उसने कहा 40% हमसे एडवांस लिया जाता है। ठीक है, ये भी ना, ये इंद्रभूषण जी इन सवालों पर हम आते हैं, बहस में जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनको भी ले आते हैं जी। और चूंकि आप कई सारी बातें कह रहे हैं जो आप उन चुने हुए 3-4 पत्रकारों में हैं जो इन्होंने इस लूटकांड की, अभिषेक उपाध्याय, इंद्रभूषण जी, ये सारे अयोध्या के वो पत्रकार हैं जिन्होंने इस लूटकांड की पर्दाफाश करने का काम किया। लेकिन राजगोपालन साहब, जो बड़ा सवाल इस पूरी व्यवस्था और इस पूरे डिबेट में और जो लूटकांड है उसमें ये है कि चूंकि राम मंदिर आंदोलन और डोनेशन में जो लूट हुई है वो कोई सामान्य जिसको कहते हैं करप्शन का केस नहीं है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड कहानी या लूटकांड हुई है जिसमें करोड़ों भारत की जनता का आस्था है। कई सारी ऐसी महिलाओं ने डोनेशन दिया जिन्होंने अपने गहने बेचकर राम जन्मभूमि बनाने के लिए डोनेशन किया। एक यूपी का किसान था जिसने की अपनी जमीन बेचकर राम मंदिर बनाने के लिए डोनेट किया। पहला जो डोनेशन था वो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने डोनेट किया था 5 लाख रुपए। तो यानी कि एक सामान्य व्यक्ति, एक किसान जो अपनी जमीन बेचकर राम मंदिर बनवाने के लिए डोनेट कर रहा है, डोनेशन दे रहा है, दूसरा भारत का राष्ट्रपति डोनेशन दे रहा है, वो कोई सामान्य घटना नहीं है। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से बीजेपी का रिस्पॉन्स रहा है, आपको लगता है कि किस तरह की रणनीति बन रही है, चल रही है, किस तरह का आलोक कुमार की तरफ से जो बयान आए हैं, वीएचपी की तरफ से बयान आए हैं, वो इकलौती संस्था है जो डिफेंड कर रही है या फिर जो भी है वो ऑन रिकॉर्ड बयान दे रही है? बीजेपी या फिर कहीं ना कहीं यूपी की सरकार है, वो एक तरह से उनका जो रिस्पॉन्स है वो कई सारे शंकाओं को जन्म देता है। आप किस तरह से देख रहे हैं? मुझे लगता है, मुझे पहले भाषण दिया है इंद्रभूषण साहब का बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से सारा खुलासा किया है, उसको बधाई की पात्र है। जैसे ही उन्होंने फोर्सफुली आर्ग्यू कर रहे हैं, बाकी चैनल पर मैं सुना नहीं है, इनकी बात को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल ये चीज आपने भी वर्णन किया है, मैंने भी कम से कम 10-15 साल से राम जन्मभूमि का सुप्रीम कोर्ट इधर उधर से स्टोरी करते रहा, पार्लियामेंट में भी करते रहा, लेकिन जो भी हुआ है वो दुर्घटना की पात्र है। 2027 चुनाव को पहले ये चीज उठा करके राम भक्त को बीच में एक बहम करने के लिए ये कोशिश है। वीएचपी हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो और योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो प्रधानमंत्री, लेकिन ये हिंदू आस्था का ये कठोर तेज चोट पहुंचा है। लेकिन इसमें 3 वर्णन में करके अपना भाषण खत्म करना चाहता हूं। अपना वर्णन, ये योगी आदित्यनाथ का निकालने के लिए साजिश है क्या राजनीतिक रूप से? सेकंड थिंग, आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव का दम पकड़ने के लिए ये कर रहे क्या? बाकी संस्था में, मास्क में, चर्च में ये नहीं होते क्या? सब जगह पर होते हैं, लेकिन इसमें दूसरी पैसा का अलावा भी चंपत राय साहब के ऊपर भी पर्सनल तौर पर बहुत सोशल मीडिया में जो बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, जो कंटेम्प्ट हो जाएगा, ऐसे भाषण आ रहे, वो बिल्कुल गलत है। उसकी वर्णन अभी चंपत राय का पीछे है, कौन है,
उनको ये 3 लड़का को साथ रहते थे, ये हुआ गलत रूप से जा रहे। इन टोटालिटी राम भक्त को ये ऊपर बिल्कुल ये दब्बा है। ठीक है, राजगोपालन साहब ने जो बातें कही सुनील जी, क्या आपको लगता है कि इसमें आरएसएस को डिस्क्रेडिट करने के का, योगी को डिस्क्रेडिट करने की भी कोई पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं कि पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है, पॉलिटिक्स में किस तरह से किस नेता को डाउन किया जाए, कैसे उसको कमजोर किया जाए, और जब आपको याद होगा कि जेपी नड्डा ने जो स्टेटमेंट दिया था 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान में कि अब हमें आरएसएस की उस तरह से जरूरत नहीं है जिस तरह से पहले के समय में होती थी। आपको लगता है कि आरएसएस को, योगी को डिस्क्रेडिट करने की का कोई साजिश है, या फिर बीजेपी को लगता है कि ये इस तरह का चोरी है कि जिसमें अगर कुछ भी रिस्पांस देंगे तो जूते पड़ने हैं, इसलिए इस समय है कि पब्लिक एंगर को थोड़ा सा ब्रीथ करने का टाइम देना चाहिए, उनको पब्लिक एंगर निकले, उसके बाद वो निकल जाए, राम ट्रस्ट का रिकंस्टिट्यूशन हो और उसके बाद फिर से फील्डिंग की जाए। वो इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको दिखती है? धन्यवाद अनिमेश जी। साजिश कैसे कर सकते हैं आप इसको? अब तो जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें तथ्य सामने आ गए। जब वो घटनाक्रम के तथ्य सामने आ गए तो साजिश किसकी हो गई? जो जांच पड़ताल में तथ्य फैक्ट्स और सामने आया है उसमें जो बात कही जा रही है वो साबित हो रही है। अगर नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि चोरी नहीं डकैती है तो साजिश किसकी हो जाएगी? नहीं, नृपेंद्र मिश्रा तो तब कह रहे हैं ना, नृपेंद्र मिश्रा को तो कंस्ट्रक्शन कमेटी के वही हेड कर रहे थे, जमीन जिस इन्फ्लेटेड प्राइस पे मिली, तो नृपेंद्र मिश्रा एक तरह से पीएमओ का जो भार है वो योगी पे डाल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? सवाल है योगी और मोदी जी, जिसे का भी आप कर लीजिए, दोनों सरकारें इस जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है? योगी जी साल भर में पता नहीं कितनी बार अयोध्या जाते रहे हैं और कम से कम एक मौका दीपावली को तो रहता ही रहा है जहां करके वो दीपदान करते रहे और हमेशा हर साल नया रिकॉर्ड बनाते रहे हैं। वो कोई ऐसा मौका उन्होंने छोड़ा नहीं जब अयोध्या का कोई अवसर हो वहां गए ना हो। जिलाधिकारी अयोध्या वो वहां का पदेन ट्रस्टी है। किस बात का ट्रस्टी है वो? जो ये घटनाक्रम सामने आया है उस घटनाक्रम में तो वही लोग शामिल हैं जो ट्रस्ट की गतिविधियों के लिए जिनको शामिल किया गया था। एक लेखा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं हेमराज सिंह जी, और दूसरे जो इंजीनियर साहब है धीरेन्द्र जी, वो कह रहे हैं कि बातें हुई है। दरअसल ऐसा नहीं है ना, आरोप तो शुरू से लग रहा है। ये कोई ऐसा नहीं आरोप है कि 2027 का चुनाव होने जा रहा है इसलिए आरोप लगने लगे। ये जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था उससे भी आरोप लगे थे जमीन की खरीद फरोख्त में। अगर आप उसको और पीछे चले जाइए तो जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तब भी शिला पूजन के नाम पर जो चंदा लिए गए थे उसमें भी आरोप लगे थे कि घपले हुए हैं चंदे में। तो चुनाव कहां से आ गया? हर बात चुनाव के लिहाज थोड़ी इसकी व्याख्या की जाएगी। जब से आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के दौरान, आंदोलन के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जब आ गया तो जमीन की खरीद फरोख्त, जमीन की खरीद फरोख्त के बाद निर्माण कार्यों में घपलेबाजी, अब आ गया जो लोग दान कर रहे थे अपने मंदिर में जाकर के उसमें हेरा फेरी। तो आरोपों का सिलसिला तो लगातार जारी है। कोई अंदर का व्यक्ति इस बात को नहीं कर रहा था। जो लोग जब चंपत राय का नाम ही था जमीन की खरीद फरोख्त में महंगी कीमत पर जमीन लेने के लिए, तो कौन कहता? जब वहां अयोध्या के मेयर का ही नाम था कि वो जमीन की खरीद फरोख्त में शामिल है तो कौन कहता? कोई नहीं नाम ले रहा था। लेकिन जब अंदर से बात आई जिसमें से दो जिम्मेदार व्यक्ति, उसका किसी ने खंडन नहीं किया। जब चंपत राय के सामने शिकायत है कि आप याद कीजिए चंपत राय ने शुरुआत में क्या कहा कि कहीं वहां शिकायतें मिली है, सब जांच कर ली गई है, सब ठीक ठाक है। कौन सी ठीक ठाक होती है? शायद इसलिए उनको लगा होगा कि बात दब जाएगी क्योंकि ये राम भक्तों क्यों लगा होगा? सवाल है कि लगने के बाद थोड़े करोड़ रुपए का, अरबों रुपए का मामला है और आप कह रहे हैं कि लगा होगा। क्यों लगा आपको? अच्छा, आपके तो काम खड़े होने चाहिए। और ये आपको लगता है कि जैसे कि एक तो कई बार क्या होता है कि किसी आंदोलन में जो लोग शरीक हैं, जैसे कि राम जन्मभूमि के आंदोलन में जिन लोग शरीक थे उन्हीं को एक तरह से मैनेज करने का जिम्मा दे दिया गया। अगर एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे होता कि, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम सबके जिम्मेदारी का काम होता है और सबके बस की बात नहीं होती है, तो अगर ये सारे जो राम भक्त या जो लोग राम जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग थे, चंपत राय हों या कोई भी हो,
उनकी जगह वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता तो आपको लगता है कि बेहतर स्थिति होती, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये तो सारे राम भक्त, आरएसएस के लोग, वीएचपी के लोग, उनका ये मानना था कि भाई राम जन्मभूमि हमारा आंदोलन था, हमारा सोल प्रोप्राइटरी राइट है कि इस पे हमारा दायित्व होना चाहिए, कब्जा होना चाहिए, और उनके आसपास के लोगों ने पूरी बंदरवाट की लूट की। नहीं, ये बहुत ही सरलीकरण कर रहे हैं आप। क्या ब्यूरोक्रेट इसमें नहीं है क्या? मैंने कहा ना कि अयोध्या के जिलाधिकारी पदेन उसके ट्रस्टी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का गृह सचिव पदेन ट्रस्टी है, भारत सरकार के प्रतिनिधि से पदेन ट्रस्टी है जो आईएएस अफसर है। अभी कल तक इसके सदस्य थे, ट्रस्टी थे, वो भी आपके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, वो भी ट्रस्टी थे। तो ऐसा तो नहीं था ना कि जो सवाल इसमें है कि आप किसी को बैठा दीजिए वहां। अगर क्या ये जो ट्रस्ट बनाया गया, शुरुआत से अगर आप बात कीजिए, जब ये ट्रस्ट बनाया गया तो क्या ये समावेशी ट्रस्ट था? आपने शुरू से ही इसमें विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों को भर दिया। उन्हीं लोगों का प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय का जो प्रस्ताव था और प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की, जब ये घोषणा लोकसभा में हुई तभी से ये एक तरफा बना हुआ ट्रस्ट रहा है। मतलब कुल मिलाकर शुरू से ही इसमें एसओपी और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अंशु, आपको लगता है कि जैसे कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, वहां पर आज तक इस तरह के करप्शन के केस नहीं आए हैं, क्योंकि उसकी एक पारदर्शी व्यवस्था है जिसमें जो भी डोनेशन देता है वो एक तरह से आपके पास मैसेज आ जाता है, लिस्ट में भी आ जाता है। आपको लगता है कि ये जो व्यवस्था थी शुरू से ही यहाँ पर लूट होने ही थी, क्योंकि न तो कोई एसओपी था, न कोई पारदर्शी व्यवस्था थी, एक तरह से छोड़ दिया गया था जिसको लूट सके, जो जितना लूटना है लूट सकता है, तो उस तरह की व्यवस्था में तो लूट होना ही था। जी शंकर जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि मंदिर की जो व्यवस्था थी उसमें कहीं से भी हमको कोई ऐसी सुरक्षित तौर पर की गई पुख्ता कोई व्यवस्था नहीं लगती है कि जिसमें लूट या चोरी को रोका जा सके। उल्टा यही नजर आता है कि लूट और चोरी कैसे हो सके उसके लिए तमाम लूप होल बनाए जाएं। जो सीसीटीवी कैमरेज लगे थे वो एजेंसियों से लिए गए, उनको फुटेज को नहीं रखा गया, और बहुत ऐसे झोल डाले गए, बहुत ऐसे लूज एंड डाले गए जिससे इन चोरियों को होने दिया जाए, और उन चोरियों को रोकने वाले जो लोग जिन पर जिम्मेदारी है वो खुद ही चोरी कर रहे हैं। आपने बात की वैष्णो देवी की, मैं बात करूंगी, सर भी जानते होंगे, जो तिरुमाला है, तिरुपति, वहां पर भी जो देवस्थानम ट्रस्ट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। जो सरकार है उस वो ट्रस्ट की पूरी देखरेख करती है, और आईएएस स्तर के अधिकारी वहां पर होते हैं, टोकन दिया जाता है, प्रॉपर वहां पर एकदम जांच पड़ताल और सुरक्षा होती है। तो एक ट्रस्ट वो भी है, आप जरा स्टडी कीजिएगा कि तिरुपति ट्रस्ट कैसे चलता है। लड्डू में मिलावट हो गई थी। जब भारत में अगर करप्शन या भ्रष्ट होने की शुरुआत अगर बचपन से ही हो जाती है, तो वहां पे भी लड्डू में मिलावट हो गई थी, उसका तेल घी बदल दिया गया था। जी सही कह रहे हैं आप। ये अब देखिए, ये तो चीज है कि चोरी ऐसी चीज है कि वो तोड़ निकाल लेते हैं, लेकिन लड्डू में मिलावट और यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं अरबों खरबों के, वो आप उसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बात कर रही हूँ कि जो ट्रस्ट के काम करने का तरीका है, यहाँ पर सरकार की वहां पर कोई दखल नहीं थी, यानी कि उनके सीसीटीवी कैमरा से लेकर सुरक्षा से लेकर कहीं कुछ नहीं था। ट्रस्ट के ऊपर सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया गया था, और ट्रस्ट की कोई जवाबदेही नहीं थी। ट्रस्ट में कोई क्या कर रहा है उसको ढका और या छुपाया जा रहा था। और आप जो बात अभी उससे पहले, थोड़ी देर पहले कर रहे हैं कि बीजेपी या आरएसएस कोई आके ओनस क्यों नहीं ले रहे, या फिर वो कोई बात नहीं कह रहे, यहाँ पर गंभीर प्रश्न ये है, हम सभी जानते हैं जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कि बीजेपी की तो जो आधारभूत संरचना है, उनका जो आधारभूत उस पार्टी की एक नींव है, वो तो है ही राम मंदिर मुद्दे के ऊपर। 1991 में जब लेकर चले थे वो रथ लेकर चले थे आडवाणी जी, तो उन्होंने तो पूरी पार्टी को ही राम मंदिर के नाम पर क्रिएट किया है। उनके तो एजेंडा में ही रहा है, घोषणा पत्र में ही रहा है। जब किसी पार्टी के घोषणा पत्र में, चुनावी वादे में ये हिस्सा बन गया कि हम राम मंदिर निर्माण करवाएंगे, तो वो कैसे इससे जिम्मेदारी लेने से पीछे हट सकते हैं? और आरएसएस और फिर अमित शाह या प्रधानमंत्री क्यों नहीं रैली में, किसी रैली में भाषण देते हुए कहते हैं कि ये सब विपक्ष की साजिश है, या फिर ये सब राम मंदिर की आस्था पर चोट है, इस तरह
की बात करते तो कहीं ना कहीं ये सामने आ जाता कि बीजेपी क्या कहना चाह रही है, क्या मैसेजिंग करना चाह रही है। लेकिन अभी तक जो टॉप मोस्ट लीडर है उनकी तरफ से चुप्पी है। राजगोपालन जी आपके पास आएंगे और फिर इंद्रभूषण जी के पास आएंगे। आपको लगता है कि ये जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, या फिर आपको लगेगा कि नहीं, इतने बड़े लूट के बाद अगर प्रधानमंत्री और अमित शाह कुछ कहें तो बैकफायर कर जाएगा, तो इसलिए कम से कम सबसे पहले ओनस राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों को लेना होगा जांच की रिपोर्ट आने के बाद, या उससे पहले, उसके बाद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लाइन सोची जाएगी? ये शुरू से ये मामला हाथ से बिगड़ गया है। संपत राय साहब को ऊपर क्यों 6 घंटे 7 घंटे यूपी पुलिस ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, उसी से कोई टक्कर निकल गया होगा। वो लोग वेट करके देखना पड़ेगा। बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी क्यों नहीं कर रहे? वो 6 तारीख जुलाई में जो हुबली कर्नाटका में वो मीटिंग कर रहे हैं, उसको बाद पता लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ना चाहिए। मैं पक्ष में हूँ, मुझे करना है, ये राजनीतिक प्रेरित है। 2027 चुनाव को पहले कर रहे, जानबूझ करके योगी आदित्यनाथ को पीछे निशाना है। लेकिन मैं एक दो चीज बोल करके मेरे पक्ष का समाप्त करना चाहता हूँ। ये बाकी मजहब में नहीं होते, चर्च में, मस्जिद में, उसको हंगामा नहीं करते कोई। कितना कितना लूट हुआ है, लैंड हुआ, वक्फ बोर्ड क्या मतलब है? सेकंड थिंग, राजनीतिक रूप में करोगे, ये तो पब्लिक मनी लूट रहे, करोड़ों रुपया लूटा है। मुझे एक चीज बोलने में गुस्सा सबको आ जाएगा, लेकिन मुझे उसको पक्ष में रखना चाहता हूँ। ये नेशनल हेराल्ड केस है, दाएं हाथ का बाएं हाथ का खेल है, माता पिता बेटा को बीच में खेल है, उसको तो बेल में है। सिमिलरली संपत राय को नहीं तो सीनियर वीएचपी लोगों के लिए गिरफ्तार करेंगे, ये चीजों की सरकार करेंगे। मुझे लगता है ये चीज बड़ा गंभीरता है। तब नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी बेल में है, ऐसे घटना में इतना जोर से लेना है। लेकिन ये आम आदमी के बीच में ये पकड़ा नहीं है जी, गरम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यूपी चुनाव में इसका असर नहीं पड़ेगा, लिख के रखिएगा। इसमें तो बीएसपी के बारे में तो सबको पता है, अशोक सिंघल साहब टाइम से। आपने वैष्णो देवी को जिक्र किया है, मैं ये कह रहा हूं सोमनाथ टेम्पल का प्रधानमंत्री मैनेजिंग ट्रस्टी है, ये नहीं प्रधानमंत्री। ये क्यों मनमोहन सिंह का 10 साल से क्यों नहीं किया है? क्यों योगी मिस्टर अमित शाह, नरेंद्र मोदी जा रहे बार बार? आस्था से मतलब हो तो फिर कांग्रेस दूर हटना नहीं चाहिए। कल डेलीगेशन भेज रहे, राहुल गांधी बोल रहे अमिताभ बच्चन को बहू है, ऐश्वर्या राय नाच रही है, अदानी अंबानी बैठ है। वो तर्क लेने के बाद सपोज राहुल गांधी कल इस मामला उठेंगे, वो कांग्रेस के ऊपर भी बैकफायर करेगी। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ बोलने लग गया है, राम भक्त के ऊपर तब मस्जिद गिराने टाइम पर आप गोली मारा था, सैकड़ों लोग को मरा है। ये राम मंदिर के ऊपर, आस्था के ऊपर निशाना है, वो तो ट्विस्ट हो जाएगी। इसीलिए 2-3 दिन वेट करके देखो तमाशा। मुझे लगता है ये 1-2 दिन में अब मसला हो जाएगा। संपत राय साहब को अरेस्ट करने तक भी जाएंगे यूपी पुलिस। सुनील शुक्ला जी, आप जवाब देंगे। और उसमें एक सवाल जो राजगोपालन जी जिसका इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी इस पे बहुत ज्यादा मुखर नहीं है। क्या राहुल गांधी को या कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही अगर वो मुखर होंगे ये बैकफायर कर जाएगा कांग्रेस के लिए? क्योंकि फिर बीजेपी एक तरह से अपने जिसको कहते हैं फुटबॉल खेलने लगेगी कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किस तरह से कांग्रेस सच्चर कमेटी से लेके सब कुछ बीजेपी के गेंद पाले में आ जाएगा। इसलिए शायद राहुल गांधी उतने मुखर नहीं है जितना मुखर होना चाहिए था। अखिलेश यादव उसके समानांतर ज्यादा मुखर हैं। अखिलेश यादव ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी नहीं बल्कि नीच पार्टी हो गई है। उन्होंने लगातार वो मजे ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ज्यादा खेल रहे हैं, राहुल गांधी उसके मुकाबले कम खेल रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को खेलना भी चाहिए। विपक्ष के नेता वही है, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा भी जाएगा। विपक्ष के चेहरा भी वही। अगर वो खेल रहे हैं, मजबूती के साथ खेल रहे हैं, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस नहीं खेल रही है। कांग्रेस का प्रवक्ता तो रोज बोल रहा है, राहुल प्रवक्ताओं ने तो कभी ऐसा नहीं था कि इस पे कोई कुछ भी बोलने में कोताही बरती हो। अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, राजेश शुक्ला को अलग से लोगों ने बैठा के इसी विषय में बयान दिलवाया।
सुप्रिया श्रीनेत इस विषय बोलती हुई सुनाई पड़ी, जो उनके अन्य प्रवक्तागण है वो अपने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय लगातार बोल रहे हैं, वो अयोध्या तक पहुंच गए। अन्य जो सांसद थे, जिसमें 2 को तो उनके घरों में ही रोक दिया गया, उनको नहीं जाने दिया गया। कांग्रेस उस सब मुखर नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी है नहीं, लेकिन हाँ, ये राहुल गांधी इतना की बात बड़ा आप कर सकते मुद्दा हैं। है कि राहुल गांधी अगर चाहते कि अगर वो हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी का विश्वास, खोया हुआ विश्वास वापस गेन करना चाहते हैं, तो उनको फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए था, और पूरी तरह से जिस तरह से वो वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा, उस तरह से खेलना चाहिए था। नहीं, वो ठीक है, करना बिल्कुल करना चाहिए था। लेकिन जिस फुटबॉल की बात कर रहे हैं ना कि जो बीजेपी खेलना शुरू कर देगी, उस फुटबॉल की हवा निकल गई है। आप राम भक्ति के नाम पर अगर आप राजनीतिक ताकत जुटा सकते हैं, तो राम मंदिर के साथ द्रोह करके आप उस समर्थन को खो भी सकते हैं। अगर आपने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, तो राम मंदिर बन जाने के बाद जो वहां पे चढ़ावा आ रहा है, उसमें आप घोटाला और घपला करेंगे, ये लोगों को स्वीकार नहीं हो सकता। और सुन, और आप बोलेंगे, राजगोपालन जी बिल्कुल बोलेंगे। सवाल इस बात का है कि राजगोपालन जी 2 चीजों का उल्लेख तत्काल करते हैं। एक, उन्होंने कहा नेशनल हेराल्ड का केस है। अरे नेशनल हेराल्ड का केस है तो फांसी दीजिए, किसी ने रोका नहीं ना। किसी ने कहा क्या कि जाकर ऐसा मत कीजिएगा आप, इस देश का कोई बुद्धिजीवी कह रहा है? भाई सरकार का काम है मुकदमा चलवाना। अगर उनको जमानत मिली हुई है तो जमानत को खारिज करवाना, कोर्ट में खड़े होना, ये सरकार का काम है। सरकार कर ले इस बात को, वो क्यों नहीं कर पा रही है? वो क्या नाम है उनके दामाद का, क्या जो हरियाणा बाड्रा की जमीन घोटाले में कोई मामला है, फांसी दे दीजिए, आप अरेस्ट कर लीजिए, जमानत मत होने दीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन ये केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इसने जून के पहले तो किसी ने नहीं आरोप लगाया था कि इस मंदिर में चढ़ावे घोटाला हो रहा है, और जो उन्होंने आरोप लगाया वो साबित हो गया। आज अभी जमीन में कितना बड़ा घोटाला हुआ है आपको समझ में आएगा अभी ना। अगर इसका राजनीतिक नुकसान नहीं होना होता तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारती अयोध्या की और आसपास के सभी संसदीय क्षेत्रों की। सवाल इस बात का कि अभी रमेश जी, राम मंदिर बनने की घोषणा से लेकर के और अब तक जो अयोध्या जिले में जमीनों की रजिस्ट्री हुई है, केवल उत्तर प्रदेश सरकार उसी को सार्वजनिक कर दे, आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा घपला हुआ है, किन किन लोगों ने वहां जमीनें खरीदी है, कितने रुपए में खरीदी है। ठीक है राजगोपालन जी, अगर आप लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, आप चढ़ावा क्यों चढ़ाते? चढ़ावा तो शुद्ध रूप से आस्था का विषय है। अगर रामगोपाल यादव ने कहा है कि 20,000 करोड़ का घोटाला है ये, लेकिन ये फिगर कुछ भी हो सकता है। राजगोपालन जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे? नहीं, उन्होंने, मैं शुक्ला साहब को पक्ष में बिल्कुल मैं बोलना चाहूँ, उन्होंने मान लिया है राहुल गांधी का अरेस्ट करो। मैंने भी बोला चंपत राय को अरेस्ट करो, जरूर करो, क्योंकि विदेश में जाकर के राहुल गांधी बोल रहे इंडियन मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी है, ये हिंदू का आस्था है। राहुल गांधी बयान देना चाहिए। कल पार्लियामेंट शुरू हो रही 21 तारीख जुलाई में, 20 दिन और बाकी है। उस दिन क्या अखिलेश यादव एक ग्रुप लेगा, राहुल गांधी अलग ग्रुप लेगा क्या? नो। देयरफॉर यूनिटी चाहिए अपोजिशन में। ये मुद्दा को हिंदू आस्था को उठान करना है। 80% हिंदू का ये प्रेम राम भक्त को ऊपर है। इसको मामले को राजनीतिक निशाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये करते हैं सबको ऊपर। SAR को ऊपर आपने जिक्र किया था शंकर जी, राहुल गांधी ने जुलूस निकाला था भारत जोड़ो यात्रा, इसको भी एक यूपी जोड़ो यात्रा करो ऊपर, देखेंगे सही मुसलमान वोट आपसे निकल जाएगा। इसीलिए तो डरे हुए हैं। ये मैं चंपत राय से मुसलमान को बात नहीं जा रहे, योगी आदित्यनाथ मुसलमान वोट से तो राहुल गांधी सत्ता में पहुंचेंगे नहीं ना, ये तो साबित हो गया। तो राहुल गांधी को समझना चाहिए ना, इसीलिए तो नहीं पहुंच रहे ना वो मुसलमान लोग। तो समाजवादी पार्टी, DMK, ADMK, TVK, ऐसे तेजस्वी यादव के पास जा रहे हैं। मुसलमान है आपको बिलीव कर रहे हैं ना, हिंदू बिलीव कर रहे हैं, आप दुविधा में हैं। दैट इज ऐसे ये विदेश में है आज, ये भाषण देना चाहिए। बार बार विदेश क्यों जा रहे? सो कमिंग टू द पॉइंट, चंपत राय के ऊपर निशाना है, क्वेश्चन मार्क है, उसको स्पष्टीकरण करना चाहिए। ये लोकल मामला है। इंद्रभूषण जी, एक रमेश जी, मैं आपके शो में कर रहा हूं, चंपत राय की गिरफ्तारी कभी नहीं होगी।
चंपत राय राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगा, गांधी का कभी नहीं होगी, अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगा। राहुल लिख गांधी कर का रख कभी लीजिए नहीं अपने हुआ। पास, अपने स्टूडियो में चिपका दीजिए उसको। वजह इसकी यह है कि चंपत राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना या संघ से जुड़े हुए इन वरिष्ठम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना, संघ क्या का जो एक ऑरा है उसको कमजोर करना है, जिसको बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी और आरएसएस होने नहीं देगा। इंद्रभूषण जी, इसी सवाल से राहुल आपकी गांधी का अंतिम कभी अरेस्ट नहीं होगा, राहुल गांधी का कभी अरेस्ट नहीं होगा। देखिए, लिख के रखिए, आपको स्टूडियो में ये भी लिख के रखिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दोनों अरेस्ट नहीं होंगे, ना चंपत राय अरेस्ट हाँ, होंगे और ना राहुल गांधी अरेस्ट होंगे। बॉटम लाइन ये राहुल है। गांधी मामला ओपन करना चाहिए ना, ये तो कटकड़े में है चंपत राय, राम मंदिर, दूसरी तरफ तो बोलना चाहिए ना। नेशनल हेराल्ड को ये लोग भी बोल रहे थे, कांग्रेस तो बोल रहे अरेस्ट करो अरेस्ट करो, अरेस्ट करेंगे, दूसरा जो मगरमच्छ आंख आंसू छोड़ते हैं। बिल्कुल। इंद्रभूषण जी, एक अंतिम टिप्पणी, आपको लगता है कि चंपत राय के ऊपर और शिकंजा कसेगा? क्योंकि जो सुनील शुक्ला जी ने सवाल उठाए, उस सवाल को मैं भी कई दिनों से ये कह रहा हूं कि ये सवाल राम मंदिर डोनेशन लूट सिर्फ लूट नहीं है, बल्कि उस आरएसएस के ऊपर सवाल है, जो आरएसएस 100 सालों से लोगों को ईमानदारी निष्ठा के लिए शाखाएं चलाता है। अगर चंपत राय अरेस्ट हो गए, अगर उनका कोई स्वयंसेवक अरेस्ट हो गया, तो आरएसएस के निष्ठा के ऊपर सवाल हो जाएंगे, आस्था के ऊपर सवाल हो जाएंगे। फिर आरएसएस कैसे वर्क करेगी? कौन लोग शाखा में जाएंगे? कौन से बच्चे शाखा की ट्रेनिंग लेंगे? तो इसलिए चंपत राय का बचना या बाहर रहना, भले बाकी जितने भी मछलियां पकड़ी जाए, चंपत राय के ऊपर या आरएसएस से जुड़े हुए लोग और इतने सीनियर फंक्शनरी के ऊपर गिरफ्तार होना, वो कहीं ना कहीं व्यवस्था, आरएसएस की व्यवस्था है, हिंदुत्व की जो प्रयोगशाला जो शुरू हुई है, उस पे सवाल लग जाएंगे। देखिए, ये ट्रस्ट बनाया है नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, केंद्र सरकार ने, और ट्रस्ट की पूरी बागडोर आरएसएस के हाथ में है। 3 आयोजन बड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद: शिलान्यास, प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण। तीनों में मुख्य यजमान रहे हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। ये मामला 1 महीने से चल रहा है। अगर सबसे पहले किसी को इस पर एक्शन रिएक्शन लेना था तो नरेंद्र मोदी जी को लेना था और मोहन भागवत जी को लेना था। आरएसएस के हैं, ट्रस्ट आरएसएस कमांड कर रहा है, लेकिन इनकी चुप्पी आज तक है। कांग्रेस का आया, कांग्रेस बोल नहीं रही है। कल पूरे उत्तर प्रदेश में प्रमुख कांग्रेसी हाउस अरेस्ट थे, पूरे उत्तर प्रदेश में सारे नामधारी जिले के नेता हाउस अरेस्ट थे। दिन भर हाउस अरेस्ट थे प्रदेश अध्यक्ष ही अयोध्या में, अजय राय। और ये इनकी चुप्पी क्यों है? दूसरा, इसका असर पड़ेगा कि नहीं चुनाव पर? इसके पीछे कोई राजनीति है कि नहीं? बिल्कुल असर पड़ेगा। क्या 27 का चुनाव नहीं होगा? आवाज ये जो चल रहा है, ये असर नहीं छोड़ेगा? शिलान्यास के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद नरेंद्र मोदी जी यहीं से रोड शो किए थे। एक नारा दिया गया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें नरेंद्र मोदी, पूरा गाना गलियों में बजता था यूपी के चुनाव में। अरे सुन लीजिए, वही मैं बता रहा हूं। और नरेंद्र मोदी जी का एक पोस्टर रिलीज हुआ था जिसमें वो बालक राम की अंगुली पकड़ करके मंदिर में प्रवेश करा रहे हैं। और उसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसी अयोध्या सीट पर, फैजाबाद लोकसभा सीट इसका नाम है, वहां से एक दलित अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया। और उसने क्या नारा दिया? मथुरा न काशी, अब की अवधेश पासी। और नारा कौन सा जीता? नारा कौन सा जीता? नारा कौन सा हारा? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में औंधे मुंह गिरा। और सबसे ज्यादा डेंट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी हो गई, भाजपा नंबर 2 की पार्टी हो गई। और सबसे ज्यादा भाजपा को अगर डेंट लगा है तो अयोध्या के चारों तरफ लगा है। अयोध्या के चारों तरफ की जो सीटें हैं, वो चाहे बाराबंकी हो, चाहे श्रावस्ती हो,
बहराइच हो, बस्ती हो, देवरिया हो, अंबेडकर नगर हो, ये आजमगढ़ हो, मऊ हो, अमेठी हो, सुल्तानपुर हो, बाराबंकी हो, सीतापुर हो, औंधे मुंह एक तरफ से मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन का लड़का हारा श्रावस्ती में, नृपेंद्र मिश्रा का। अच्छा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 500 साल बाद राम को जो ले आए उनकी तो बम बम होनी चाहिए थी, लेकिन मिट गए। अब जब चंदा चुराए हैं तो बता रहे हैं कि आंधी आ जाएगी। यह जोगी जी को फंसा दिया गया है, यह जोगी जी को फंसा दिया गया है कार्रवाई न करके। इसमें नैतिकता के आधार पर आरएसएस को झटक के बहा देना चाहिए था, जितने लोग उसमें थे। आज की चोरी है, ये हम कह रहे हैं कि चोरी है। निर्माण कार्य में घोटाला, कमीशन, चंदे में चोरी। जो आप कह रहे हैं कि न केवल चुनाव पे असर पड़ेगा, बल्कि आरएसएस की जो इस समय दुविधा है कि वो चंपत राय या बाकी जो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं उनको बचाए या फिर अगर हटाए तो किस तरह से हटाए, क्योंकि इन सब का एक बड़ा रामिफिकेशन है, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा न केवल भारत की राजनीति में बल्कि सदियों तक जो आरएसएस संगठन है उसके स्वयंसेवक पहली बार इस तरह के करप्शन के चार्जेस को फेस कर रहे हैं। इससे पहले संजय जोशी के ऊपर आरोप लगा था, लेकिन वो एक सीडी जारी की गई थी। इस तरह से आरएसएस के अलग अलग स्वयंसेवकों के ऊपर आरोप लगे हैं, लेकिन इतना बड़ा आरोप जिस तरह से चंदा चोरी का जो है वो बड़े पैमाने पर आरएसएस की क्रेडिबिलिटी को डिमिनिश कर देगा। और शायद यही जो दुविधा है वो इस सवाल का जवाब है। इस सवाल को हल करने में इसकी मदद आपको लग जाएगी अगर इस सवाल को आप टी-कोड करें। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। सुनील शुक्ला जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रभूषण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही राजगोपालन साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.